दोस्तों, आज मैं आपको प्रेम कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 15 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हवस। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तुम्हें गोली लेने को कहा था, दिवेश ने शिकायत भरे लहजे में कहा। मैंने जानबूझकर नहीं ली, मधु ने कहा। पागल हो गई हो क्या? अपने कपड़े पहन चुके और बालों में कंघी करते हुए दिवेश ने कहा। बच्चा जिंदगी में खुशियां लाता है, घर में चहल पहल हो जाती है और बुढ़ापे का सहारा भी बनता है, मधु ने दिवेश को समझाया। बंद करो अपनी बकवास। मैं तुमसे बच्चा कैसे चाह सकता हूँ? मेरी तो सोशल लाइफ ही खत्म हो जाएगी, गुस्से से चिल्लाते हुए दिवेश ने कहा। तो आपको खुद ध्यान रखना चाहिए था। मैंने आपसे प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करने को कहा था। मुझे मजा नहीं आता। आजकल तो औरतों के प्रोटेक्शन भी आते हैं, तुम्हें इस्तेमाल करने चाहिए। जो भी हो, इस बार मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, मधु ने दो टूक कहा। तो तुम पछताओगी, धमकता हुआ दिवेश बोला। फिर दरवाजा खोलकर वह बाहर चला गया। दिवेश कारोबारी था, उसके पास खूब दौलत थी, घर में खूबसूरत पत्नी थी और 3 बच्चे थे। दिवेश ने अपना दिल बहलाने के लिए एक रखैल मधु रखी हुई थी, उसको फ्लैट लेकर दिया हुआ था। मिलने के लिए वह हफ्ते में 2 से 3 दफा वहां आता था। कभी कभी वह उसे बिजनेस टूर पर भी ले जाता था। मधु तकरीबन 3 साल से दिवेश के साथ थी। बीच बीच में 3 से 4 बार वह पेट से भी हुई थी, लेकिन चुपचाप पेट साफ करवा आई थी। एक रात मेकअप करते समय मधु की नजर अपने चेहरे पर उभरती झुर्रियों और सिर में 3 से 4 सफेद बालों पर पड़ी। उसे चिंता हो गई कि अगर उसका ग्लैमर खत्म हो गया तब क्या होगा। दिवेश को कोई और जवान रखैल मिल जाएगी। ऐसी औरतों को बुढ़ापे में कौन पूछता है। मधु के पास दिवेश द्वारा दिए गए जेवर काफी थे। बैंक के लॉकर में जमा पूंजी भी काफी थी। अपने माता पिता को पैसे भेजने के बाद भी उसके पास अच्छी खासी रकम बच जाती थी। उसी रात मधु ने सोचा कि अगर उसे दिवेश से एक बच्चा हो जाए तो वह उसके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। इसके बाद से मधु ने पेट से ना होने वाली गोलियों को खाना बंद कर दिया था। दिवेश भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कम ही करता था। नतीजतन मधु पेट से हो गई। दिवेश गुस्से से लाल पीला हो रहा था। कल को मधु उसे ब्लैकमेल कर सकती थी। 3 से 4 दिन बाद दिवेश मधु से मिलने आया और उसने पूछा, बच्चा गिरवाया कि नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बच्चा चाहती हूँ। तुमसे मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? यह बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो शाम को दिवेश मधु के पास जैसे आया था वैसे ही चला गया। उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि अगर मधु उसके बच्चे को जन्म देगी तो क्या होगा। मेरे पेट में पल रहे बच्चे के पीछे आप क्यों पड़े हैं? आप मुझे जवाब दे दें तो कहीं और मैं चली जाती हूँ। अगली बार दिवेश के आने पर मधु ने पूछा, बच्चा मुझसे है, नाजायज है, मेरे लिए वह परेशानी खड़ी कर सकता है। दिवेश ने जवाब दिया। क्या परेशानी खड़ा कर सकता है वह? मेरा वारिस बनने का दावा कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताऊंगी तभी ना। बच्चा कल को पूछ भी तो सकता है कि उसका पिता कौन है। लेकिन मैं एक
बच्चा चाहती हूँ। इसको गिरवाकर तुम किसी और से बच्चा गोद ले लो। फर्ज करो कि वह आपसे नहीं किसी और से है तब। बकवास मत करो, मैं जानता हूं कि यह मुझसे है। मैं आपकी वफादार हूं और वफादारी का यह इनाम है। यह सुनकर दिवेश दनदनाता हुआ वहां से चला गया। वह कानूनी और सामाजिक पचड़ी के बारे में सोच रहा था कि कल को अगर मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेकर मधु बच्चे को उसका बच्चा साबित करके उसकी जायदाद में से हिस्सा मांग सकती है। दिवेश की कशमकश को मधु बखूबी समझ रही थी। उसने चुपचाप अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। एक दिन वह फ्लैट छोड़कर चली गई। 2 दिन बाद दिवेश ने फ्लैट का चक्कर लगाया। उसको वहां सन्नाटा मिला। मधु कहाँ गई? धरती निगल गई या आसमान? दिवेश कुछ दिनों तक बेचैन रहा। फिर खाली फ्लैट को आबाद करने के लिए एक नई उम्र की कॉल गर्ल को लाकर बसा दिया। दिवेश को यह डर बराबर सता रहा था कि मधु उसके सामने उसकी नाजायज औलाद को वारिस के तौर पर ना ले आए। एक दिन कार से गुजरते समय दिवेश की नज़र एक नर्सिंग होम के बाहर रिक्शे से उतरती एक औरत पर पड़ी। उसका पेट फूला हुआ था। गौर से देखने पर पता चला कि वह तो मधु ही थी। वह जल्दी ही बच्चा जनने वाली थी। दिवेश ने कार सड़क की एक और रोक दी और मधु के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह काफी देर तक बाहर नहीं निकली। तब दिवेश ने अपना मोबाइल फोन निकाला और नर्सिंग होम के बाहर लगी बोर्ड पर लिखा मोबाइल फोन नंबर पढ़कर उस पर फोन किया। हेलो, यह अस्पताल का रिसेप्शन है? दिवेश ने पूछा। जी हाँ, बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले मिसेज मधु ने डिलीवरी के लिए विजिट किया था। क्या उनको एडमिट किया गया है? जी हाँ, उनको मैटरनिटी वार्ड में एडमिट कर लिया गया है। थैंक यू। दिवेश ने इतना कहकर फोन काट दिया। अब दिवेश को मधु और उसके बच्चे को खत्म करना था। वह अपनी फैक्ट्री पहुंचा। अभी तक उसकी जिंदगी बिना रुकावट वाली रही थी। उसका अब तक किसी से पंगे वाला वास्ता नहीं पड़ा था। दिवेश की फैक्ट्री का मैनेजर बड़ा ही धूर्त था। मालिक के कई उलझे मामले उसने सुलझाए थे, लेकिन ऐसा पंगा कभी नहीं निपटाया था। साहब, आपको मधु और उसका बच्चा क्या परेशानी दे सकता है? मैनेजर ने पूछा। कल को वह मेरा वारिस होने का दावा कर सकता है। क्या मधु ने कभी ऐसा इरादा जाहिर किया है? नहीं, वह तो कहती है कि बच्चा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वह उस बच्चे को पैदा करना चाहती है। तो इसमें आपको क्या परेशानी है? अरे भाई, कल को वह बच्चा बड़ा होकर मेरे सामने आकर खड़ा हो सकता है। मेरी सोशल लाइफ खराब हो सकती है। वह बच्चा आपसे ही है। क्या यह बात सच है? वह तो यही कहती है। मेरा भी यही विश्वास है कि वह वफादार है। आप क्या चाहते हैं? बच्चे और माँ को खत्म करना है, खासकर बच्चे को। ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया, फिर भी देखता हूँ कि क्या हो सकता है।
मैनेजर ने कहा। मैनेजर मधु को पहचानता था। वह नर्सिंग होम पहुंचा। जच्चा बच्चा वार्ड में मधु एक बिस्तर पर लेटी थी। एक रिश्तेदार को देखना है, 1 मिनट के लिए अंदर जाने दें। मैनेजर ने वार्ड के बाहर बैठी एक औरत से कहा। इजाजत मिलने के बाद वह अंदर गया और कुछ ही पलों में लौट आया। सुभाष और अर्जुन सुपारी किलर थे। उन्हें मधु को खत्म करने की सुपारी दी गई थी। वे दोनों एक कार में बैठकर बारी बारी से नर्सिंग होम की निगरानी करने लगे थे। आप यहाँ अकेली आई हैं? आपके साथ कोई नहीं है? लेडी डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद मधु से पूछा। जी, मेरी मजबूरी है। इस पर लेडी डॉक्टर समझ गई। मधु कुंवारी माँ बनने वाली थी। ऐसे मामले नर्सिंग होम में आते रहते थे, लेकिन कानूनी औपचारिकता अपनी जगह थी। इलाज, डिलीवरी या ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो सकती थी, इसलिए किसी जिम्मेदार आदमी के फॉर्म पर दस्तखत कराना जरूरी था। आपकी जिम्मेदारी के फॉर्म पर दस्तखत कौन करेगा? मैं खुद ही करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। तभी मधु को दर्द शुरू हो गया। चंद मिनटों के बाद उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। सारी औपचारिकताएं धरी की धरी रह गईं। 4 दिन बाद मधु को छुट्टी मिल गई। बच्चे को गोद में उठाए वह नर्सिंग होम से बाहर आई। ऑटो रिक्शे में बैठी। उसके पीछे किराए के हत्यारों की कार लग गई। इंस्पेक्टर रमन लोकल थाने के एसएचओ थे। वे चुस्त और मुस्तैद पुलिस अफसर थे। दोपहर का खाना खाने के बाद वे पनवाड़ी के यहाँ पान खाते थे। इस बहाने से वे इलाके का दौरा भी कर लेते थे। नर्सिंग होम से ऑटो रिक्शे में बैठी मधु के पीछे किराए के हत्यारों की कार लगी थी। उनकी यह हरकत जीप पर सवार एसएचओ रमन की निगाह में आ गई। उनके एक इशारे पर ड्राइवर ने जीप कार के पीछे लगा दी। ऑटो रिक्शा एक बस्ती में पहुंचा। मधु उतरी, भाड़ा चुकाया और अपने किराए के कमरे की तरफ बढ़ी। पीछे आ रही कार थमने लगी। तभी सुभाष की नजर पीछे से आ रही जीप पर पड़ी। अर्जुन, कार मत रोकना, पीछे एसएचओ आ रहा है, सुभाष ने कहा तो अर्जुन ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। एसएचओ रमन ने जीप में सादा कपड़ों में बैठे एक पुलिस वाले को इशारे से कुछ समझाया। वह पुलिस वाला मधु की निगरानी करने लगा। कार का नंबर नोट कर रमन ने पुलिस कंट्रोल रूम को भेज दिया। चंद मिनटों में शहर के खास इलाकों में तैनात पुलिस की गाड़ियों को उस कार के बारे में हिदायतें मिल गई। एक चौराहा पार करते समय एक कार उस कार के पीछे लग गई। उस कार में सादा ड्रेस में मुखबिर थे। एसएचओ रमन थाने पहुंचे। थोड़ी देर में उनका मोबाइल फोन बजा। सर, उस कार में 2 लोग हैं जो अपराधी नहीं दिख रहे हैं, मुखबिर ने खबर दी। ठीक है, तुम उन पर निगाह रखो, इंस्पेक्टर रमन बोले। थोड़ी देर बाद एक बस्ती में तैनात मुखबिर का फोन आया। साहब, खतरा है। क्या खतरा है? जान जाने का। और क्या खतरा हो सकता है? तू उन मोबालियों को पहचानता है क्या? नहीं, पर मेरा अंदाजा है कि इस इलाके का खबरिया राम सिंह भी नहीं पहचानता होगा। तब हम क्या करें? इस बाई की हिफाजत और निगरानी। खतरे की वजह?
इसका बच्चा। क्या? तेरी इस क्या का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है। मधु नहीं जानती थी कि वह पुलिस के जासूसों की नजर में आ चुकी है। सेठ की माशूका और उसके बच्चे के ठिकाने का पता हमने लगा लिया है। जल्दी ही वे दोनों को मार देंगे। दिवेश के मैनेजर को सुपारी लेने वाले ने बताया। ठीक है, मेरा और सेठ का नाम नहीं आना चाहिए, मैनेजर ने कहा। आप तसल्ली रखें। बच्चे के जन्म के बाद मधु ने अपनी एक सहेली को फोन किया जो उसके बारे में सब कुछ जानती थी। अरे, तेरे और तेरे बच्चे को मरवाने का ठेका दिया है सेठ ने, उसकी सहेली ने बताया। क्या? उसको कैसे पता चला? वह तेरे पीछे शुरू से ही लगा है। तुझे किसने बताया? तेरी जगह फ्लैट में आई उस नई लड़की ने। अब मैं क्या करूं? मधु ने पूछा। अपना ठिकाना बदल ले। ठीक है, मधु बोली। दोनों सुपारी किलर सुभाष और अर्जुन आपस में सलाह कर रहे थे। बाई इस बस्ती में है, कल उसका घर ढूंढकर उसे खत्म कर देंगे, सुभाष ने कहा। सुबह मधु बच्चे को कुनकुने पानी से नहलाकर साफ कपड़े में लपेट चुकी थी। वह सोच रही थी कि कहाँ जाए। तभी उसको अपनी पुरानी सहेली प्रेमलता का ध्यान आया। वह एक अनाथालय की मैनेजर थी। मधु बच्चे को गोद में लेकर बाहर आई। उसने एक ऑटो रिक्शा किया। ऑटो रिक्शा के चलते ही मवालियों की कार पीछे लगी। उसकी खबर पुलिस कंट्रोल रूम को भी हो गई। ऑटो रिक्शा अनाथालय के बाहर रुका। थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी आई, मधु ने ऑटो रिक्शा वाले से कहा। मधु को देखते ही प्रेमलता मुस्कुराई। अरे मधु, तुम यहाँ कैसे आई? मैं मुसीबत में फंस गई हूँ, जरा यह बच्चा संभाल, मैं थोड़ा ठहर कर आऊंगी, बच्चा देते हुए मधु ने कहा। यह किसका बच्चा है? प्रेमलता ने पूछा। मेरा है, मधु बोली। तेरा है? तूने शादी कर ली क्या? प्रेमलता ने पूछा। फिर बताऊंगी, शाम को आऊंगी, कुछ दिक्कत है। प्रेमलता ने बच्चा थामा। मधु ऑटो रिक्शे में बैठ रेलवे स्टेशन की ओर चली गई। उस्ताद, बाई यतीम खाने में गई थी, वहां अपना बच्चा दे आई है, अब क्या करें? सुभाष ने अर्जुन से पूछा। सेठ कहता है कि बच्चे को पहले खत्म करना है, यतीम खाने में चलते हैं, बाई को फिर मारेंगे। कार एक तरफ खड़ी कर वे दोनों सुपारी किलर अनाथालय में घुस गए। मधु के बच्चे को एक पालने में लिटाकर प्रेमलता मुड़ी ही थी कि दो बदमाश नौजवानों को देखकर वह चौंकी। क्या बात है? अभी एक बाई तुझे बच्चा देकर गई है, वह कौन सा है? सुभाष ने कमरे में नजर डालते हुए पूछा। दर्जनों पालनों में नवजात बच्चे अटखेलियां करते दूध पी रहे थे। बाई? कौन बाई? जो अभी अभी यहाँ आई थी, अर्जुन ने कहा। यहाँ कोई बाई नहीं आई, प्रेमलता बोली। सीधी तरह मान जा, बता वह कौन सा बच्चा है?
अर्जुन ने चाकू निकालते हुए कहा। तभी अनाथालय के दरवाजे पर एसएचओ रमन ने कदम रखा। प्रेमलता पुलिस को देखते ही चीखी, इंस्पेक्टर साहब, चोर बदमाश! सिपाहियों ने घेरा डालकर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। थाने में उन्होंने सब सच सच उगल दिया। मैनेजर के काबू में आते ही सेठ दिवेश भी टूट गया। आप या तो बच्चे और उसकी मां को अपना लें, अन्यथा 10 साल की सजा भुगतें। बच्चा आपका वारिस फिर भी माना जाएगा, इंस्पेक्टर रमन ने समझाते हुए कहा। मरता क्या ना करता, सेठ दिवेश ने मधु को अपनी पत्नी और बच्चे को वारिस मान लिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।